Good morning to all of you. Today we are going to discuss on value of cost of production, valuation of cost of production, and valuation of scrap materials in production. Cost of production is valued as under उत्पादन लागत का मूल्यांकन करते समय किन तथ्यों को हम ध्यान में रखते हैं, स्पेशली विशेष रूप से उत्पादन लागत का जब विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, लागत प्रपत्र के जो तत्व होते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? मटेरियल्स, लेबर्स, एक्सपेंसेज, ये तीन क्या है? एलिमेंट है. इसमें भी कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे. फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जब हम एनालिसिस करें, कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स, मटेरियल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के. कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल उसको हम ले लेंगे. उसके बाद डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज जिसको हम लेबर भी कह सकते हैं, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट चार्जेज, या जिसको कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज. डायरेक्ट एक्सपेंसेज. इन तीनों को ऐड करते, इन तीनों को जब जोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, तीनों को ऐड करने पर क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट. क्या होगा? प्राइम कॉस्ट. तीनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा होगा प्राइम कॉस्ट. इसके बाद कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का ऑप्शन होता है. कुछ फैक्ट्री के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो किसमें जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के मद में काउंट होते हैं. फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में? इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, लेबर आ चुका है भाई, डायरेक्ट लेबर. फिर आपका बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको बाहर से मंगवाते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो चार्ज होगा, खर्चा लगेगा. इस प्रकार के विभिन्न सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे. फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग बैलेंस इन वर्क इन प्रोग्रेस. यदि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उम्मीद है कि क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होगा. यदि ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग भी दिया होगा. यदि नहीं दिया होगा तो उसको लेस नहीं करेंगे, लेकिन यदि दिया होगा तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे. हमेशा घटाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा घटाते हैं. या तो क्लोजिंग बैलेंस हमको यूनिट में दिया होगा या तो हमको अमाउंट में दिया होगा. यदि यूनिट में दिया होगा तो लिखेंगे क्लोजिंग यूनिट, कितना यूनिट हमारे पास माल बचा हुआ था पिछले साल का. और रुपया में दिया होगा तो लिखेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. इसको क्या करेंगे? घटा देंगे. क्लोजिंग बैलेंस इन वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. कंपनी में उत्पादन के समय जब कोई कंपनी किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है, उसे बहुत सारे उसके उत्पादन प्रोडक्शन की प्रक्रिया से गुजरते समय बहुत सारे उत्पाद जो होते हैं टूट जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. क्या होते हैं? टूट जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं.
तो क्या कंपनी उनको छोड़ देती होगी? क्या करती है? या तो कंपनी उसको रीयूज करेगी या तो उसको सेल कर देगी। जब उसको कंपनी सेल करेगी तो किसमें सेल होगा? फिनिश गुड्स के रूप में। किसमें? यदि यदि कंपनी उसको सेल करेगी तो किसके रूप में सेल करेगी? वेस्ट मटेरियल को जब सेल करेगी कंपनी तो किस रूप में सेल करेगी? फिनिश गुड्स के रूप में, स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप मटेरियल, तो सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे? इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या निकलेगा? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को हम कुछ और भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। अभी हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की जब हमारी किसी कंपनी में प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ जब हम उत्पाद के अंतिम दौर में गुजरते हैं, जब सामान तैयार हो जाता है, उसको बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए एक अलग यूनिट, एक अलग विंग होती है। उस अलग विंग का भी अपना कुछ एक्सपेंसिव होगा, तो उसके लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को भी ऐड कर लेंगे वर्क कॉस्ट में। यदि ऑफिस ओवरहेड में बहुत सारे एलिमेंट दिए होंगे उसके, जैसे ऑफिस का किराया, ऑफिस का जो एम्प्लॉय होगा उसका, उसकी सैलरी, प्यून की सैलरी, ऑफिस के एसेट्स पे भी कहीं कोई नया काम हुआ तो उसका जो एक्सपेंसेस आएगा उसका हो गया, एसी का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, किसका? ऑफिस का, ना कि वेयर हाउस का। ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वही सिर्फ काउंट होंगे, उसको हम ऐड कर देंगे वर्क कॉस्ट में। जब उसको ऐड करेंगे तो हमारा मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रक्रिया के तहत हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यूएशन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आएगा ना सर? नहीं, उससे पहले उससे पहले
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा। और वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आ रहा है सर ओपनिंग बैलेंस इन वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस को लेस किए हैं। हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमको कैलकुलेट करना होगा, वैल्यूएशन करना होगा, सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन कौन से हैं। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, डायरेक्ट को ऐड कर देंगे एक साथ, प्राइम कॉस्ट हमको कैलकुलेट हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, जरूरी नहीं है कि हर जगह सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल दिया ही होगा, नहीं दिया होगा तो उसको छोड़ देंगे। ऑफिस ओवरहेड, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिके हुए सामान की लागत का मूल्यांकन करना। Valuation of cost of goods sold. For its valuation, the following process is adopted. For its valuation, the following process is adopted. इस मूल्यांकन के लिए अग्रलिखित प्रक्रिया को हम स्वीकार करेंगे, अग्रलिखित प्रक्रिया के तहत समझाएंगे। अभी जो पुराना हम लोग नोट किए थे, वैल्यूएशन ऑफ क्या, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेम लगभग उसी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे, निकल जाएगा हमको प्राइम कॉस्ट, निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमको वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते ही वर्क कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, वर्क कॉस्ट आ गया। और वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। यहां पर आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही प्रक्रिया पिछले वाले में थी, लगभग सेम प्रक्रिया, पिछला प्रोसेस था, पिछला जो फॉर्मेट था वही वाला फॉर्मेट यही है। इसमें गुड सोल्ड का वैल्यूएशन करना, गुड सोल्ड की लागत का, बिके हुए वस्तु की लागत का मूल्यांकन करना है। इसलिए इसमें दो पार्टिकुलर बढ़ जाएंगे हमारा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब सबसे बड़ा बिंदु, व्हाट डू यू मीन बाई फिनिश्ड गुड्स? फिनिश्ड गुड्स से आप क्या समझते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो जो माल तैयार हो, जो माल कंपनी बंद करके तैयार होगा उसका पिछले साल जो बचा होगा वो वर्तमान साल में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। तो उस ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद ओपनिंग बैलेंस, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड कर देंगे। यदि ईयर समाप्त हो रहा होगा तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ क्लोजिंग भी होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड कैलकुलेट कर लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने के बाद हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पुराने फॉर्मेट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगला स्टेप हो जाएगा। नोट कर ले। तो जैसे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में वही ऐड हो रहा है, उसी को जिसे इसमें पिछली बार डिटेल पॉइंट वाइज ऐड कर रहे थे, इसमें अलग से एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है, उसको लिख लेंगे। यदि उसको और प्रक्रिया चाहते हैं उसी में हम हल करें तो पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखते चले जाइए और अपना आपका निकल जाएगा, फिर उसके नीचे जोड़ लीजिए। चलो फॉर्मेट में इसलिए इसको कि उतना बड़ा फॉर्मेट तो आ नहीं पाएगा इस पे, तो उसको मिटा करके वहां लिख दिए। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? शालिनी। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कल आई थी ना? अच्छा आज आई हो ना? 2 स्टेप बताए हैं, दोनों स्टेप है प्राइम कॉस्ट को बताए हैं। कॉपी में चेक करो अपने, तो बताओ कैसे प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय क्या क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कौन सा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, FINISHED, फिनिश्ड गुड्स। ऊपर से मिटाना शुरू करें।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स। नीचे वाला नहीं होगा। Ascertainment of profit on cost of goods. It is ascertained as follows. कैसे इसको सुनिश्चित किया जाएगा? किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है या जब जब कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक गुड्स का, स्पेसिफिक वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो मार्केट में उतारने से पहले उसका एक प्राइस तय करती है। क्या करती है? प्राइस तय करती है, एमआरपी। जैसे कि हर सामान पर हम देखें एमआरपी लिखा होता है। व्हाट इज एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो खुदरा मूल्य होता है, उससे ज्यादा नहीं। तो सेलिंग प्राइस तय करती है। जब कंपनी बाजार में अपने उत्पाद को उतारती है तो एक निश्चित मूल्य तय करके और तब जाकर के बाजार में उतारती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यदि हम यूनिट वाइज बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट की। पार्ले जी बिस्किट का बड़ा पैकेट कितने रुपए का आता है? 5 रुपया का। क्या लिखा होता है उसमें? एमआरपी 5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? यानी वो उतने रुपए तक बेची जा सकती है। कहने का मतलब जितना उसमें लिखा हुआ है उतने रुपए तक आप उसको बेच सकते हैं। क्या एमआरपी यदि उसके ऊपर 5 रुपया लिखा हुआ तब 6 रुपये में बेच सकते हैं क्या? ये कहीं ना कहीं अनलीगल होगा, लीगल नहीं है। यानी जितना आपका सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है उतने पर आप बेच सकते हैं। या ये कहें कि सेलिंग प्राइस जितने पर हमने सामान को बेचा, अपने वस्तु को जितने में हमने सेल किया वो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस मान लीजिए पार्ले बिस्किट का सेलिंग प्राइस हमारा 5 रुपया है तो उसकी कहीं ना कहीं कुछ बनाने में लागत भी आई होगी, नहीं आई होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वस्तु को बनाने में और बेचने में जो लागत आई होगी वो कुछ ना कुछ तो होगी जरूर, उसको लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड होता है? हाँ सर, दुकानदार अगर सेल करेगा उसको प्रॉफिट इंक्लूड। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? यही कंसेप्ट है यहां पर। प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने का सीधा तरीका है सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने तक में जितनी हमारी लागत आई होगी उसको लेस कर देंगे। यदि पार्ले बिस्किट हमारे 5 रुपए हमने सेल किया, उसको बेचने तक में कहीं ना कहीं कुछ जो लागत आई होगी कंपनी से बन के विक्रय तक, उसको लेस करेंगे। हो सकता है कि 4 रुपया 50 पैसा हो, 4.5 हो, उतना लेस कर देंगे। रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। यदि क्वेश्चन में आपको कहता है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो निकालने का सीधा तरीका, सारा प्रक्रिया वही रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम कैलकुलेट किए थे इसके पहले, और सेलिंग प्राइस दिया होगा उसमें से लेस कर लेंगे, निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगला स्टेप हमारा हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स। हो गया।
नेक्स्ट हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। Ascertainment of profit on cost of goods. Ascertainment of profit on cost of goods. नेक्स्ट हेडिंग है वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, या उसको कह सकते हैं टोटल सेल्स। टोटल कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स या वैल्यूएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। It is valued as under. It is valued as under particulars में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक का प्रोसेस दिया रहेगा, नोट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज को ऐड कर देंगे। जो आउटपुट आएगा हमारा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को जोड़िएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तीनों में क्या डिफरेंस है? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग प्राइस तो बहुत ही आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। सेलिंग प्राइस और उससे लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो अमाउंट आएगा, जो फिगर आएगा वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। लेकिन समस्या आएगी कहां? जहां पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया होगा। समस्या, प्रॉब्लम तब आएगी जब सेलिंग प्राइस नहीं दिया होगा। और आज हम लोग जो जितने टेबल बनाए हैं, जितने फॉर्मेट बनाए हैं, यदि शुरू से दे दिया क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, और तब जाकर के यदि हमको कहता है कि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए, तो पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रोसीजर के तहत हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और तब जाकर के लास्ट में हमको निकलेगा सेलिंग प्राइस। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर देंगे। 20 नंबर में आ सकते हैं। आ सकता है, 100% आ सकता है। यदि अति लघुत्री में देगा तो आपको दे दिया कि सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, वो तो इजी है। वो तो बड़ा सिंपल है। न्यूमेरिकल में इजी कुछ नहीं होता है।
जिंदगी का सबसे बड़ा एक फरमान है, फॉर्मूला है कि जिंदगी में कुछ ना कठिन होता है ना कुछ इजी होता है, नहीं कुछ हार्ड होता है नहीं कुछ इजी होता है। जो समझ में आ गया वो इजी है, और जो नहीं समझ में आया वो हार्ड है। नहीं समझ में आने का सीधे बाउंस सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएगा, फिर पढ़ने मन ही नहीं लगेगा। उसको देखने के बाद लगता है कि नहीं अब इसको हम टच नहीं करेंगे। जैसे आप हमारे लिए इजी है, ठीक है राम सर हमारे लिए ऐसा नहीं, सब लोग इजी हैं, अपना अपना सबका नेचर है। हम हमारे लिए सर। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये नोट डाउन। फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कोमा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रॉ ऑफ मटेरियल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द value of raw of material, value of raw of material, value of raw of material consumed, value of raw of material consumed, semicolon, पॉइंट लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज। कच्चा सामग्री का ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 5,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 रुपीज। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 60,000 रुपीज, 60,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। फ्रेट ऑन, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल्स, फ्रेट FREIGST, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल 500, freight on purchase of material 500, paid octroi duty, paid octroi duty, paid octroi duty, OCTROI,
पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी 100 रुपीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, हाँ 100 रुपीज, 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड 2000, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 2400, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल्स 1000, abnormal wastage, abnormal wastage, abnormal wastage of material 200 rupees. हाँ 200. इस क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितने पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं उसमें एक है जिनको ऐड करना है और दूसरा पार्टिकुलर जिसको लेस करना है, दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे एज पर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, लेस करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि वही दिया होगा आपसे फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल ऐड करेंगे, पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी क्या होगा, ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल लेस करेंगे। इसको कर लीजिए। बोलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 रुपीज, परचेज ऑफ मटेरियल 60,000 60,000 रुपया, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल 500 5000 है, देख लो 500 है, 500 पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी 100 रुपया, पेड ऑक्ट्राई ड्यूटी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल 1000। इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड करिए। हाँ 60 5 65 66,000 66,600 66,600। हम कहीं 65,000 कहां से आ गया, 60,600। अब आपको बच गए इसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना 10,000 10,000। अब क्या बच गया, वो तो हो गया, ऐड कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड कितना अमाउंट है 2000। नेक्स्ट सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल कितना, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल 2400 2400। नेक्स्ट एबनॉर्मल वेस्टेज कितना 200। इस इनको जोड़िए कितना आ रहा है 14,600 घटा दीजिए।
ये जो 52,000 हो रहा है ये होगा हमारा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम 52,000, 52,000 रुपीज। जो ऐड करने वाले पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऐड करेंगे, रिमेनिंग जो बचेंगे उसको लेस कर देंगे और दोनों के टोटल में से घटा देंगे। आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और यहां पर हेडिंग चेंज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, जल्दी थोड़ा क्रम तेज चलाइए। बोल दे इसको, बोलना पड़ेगा। नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज, परचेज ऑफ मटेरियल 60,000 रुपीज, फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल 500, पेड ऑफ ट्रायल ड्यूटी 100 रुपीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल 1,000 रुपीज। हो गया सर, हो गया। टोटल को ऐड की 66,600। सबसे नीचे एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज सबसे नीचे है, एबनॉर्मल वेस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और the following information. following information, find out the amount of find out the amount of find out the amount of cost of goods sold, cost of goods sold, materials consumed, materials consumed 25,000 rupees. वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए पहला पॉइंट है मटेरियल्स कंज्यूम 25,000, इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट वेजेज 5,000, डायरेक्ट वेजेज 30,000, abnormal idle time, abnormal idle time in connection with direct wages, ₹2,000, royalty 8,000 rupees, salary of foreman, normal idle time Royalty कितना है सर? 8,000,
सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन 5000, haulage 2000, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, हाँ 2000, 1500, ड्राइंग ऑफिस सैलरी 1500, टेक्निकल डायरेक्टर्स, टेक्निकल डायरेक्टर्स ऑफिस सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर्स 25,000, 5,000, 30,000, 2,000, 8,000, 5,000, फिर 2,000, फिर 1,500, फिर 2,500, ऑफिस सैलरी फी, ऑफिस सैलरी फी, ऑफिस सैलरी फी 5,000 रुपया। ये वाला ना सैलरी ऑफ फोरमैन, हाँ ऑफिस सैलरी फी 5,000, लीगल एक्सपेंसेज 7,500, टेक्निकल डायरेक्टर फी 2,500, हाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कौन सा ये हॉलेज, HAULAGE हॉलेज 1,500, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,000, किसमें, हाँ सारे पार्टिकुलर्स लिख लिए, अमाउंट एक बार चेक कर लीजिएगा ऊपर से। पहला 25,000, 5,000, 30,000, 2,000, 8,000, 5,000, 2,000, 1,500, 2,500, 5,000, 7,500, छूट भी आ गया कहीं 5,000 के नीचे हो, हाँ यहाँ पर 7,500, 7,500 ऑफिस सैलरी फी, ऑफिस सैलरी का 5,000 टेक्निकल डायरेक्टर का है, टेक्निकल डायरेक्टर, हाँ उसको ऊपर कर लो, चलो ऑफिस के नीचे लीगल एक्सपेंसेज, ऑफिस सैलरी है ना ये वाला, ऑफिस सैलरी बोलो, टेक्निकल डायरेक्टर फी 5,000, टेक्निकल डायरेक्टर फी 5,000, हाँ 5,000, और ये ऑफिस सैलरी ऑफिस सैलरी फी 7,500, लीगल एक्सपेंसेज, हाँ उसके बाद से नीचे लीगल एक्सपेंसेज 1,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लीगल एक्सपेंसेज के बाद से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000,
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2000, लीगल एक्सपेंस कितना होगा? 1000, ओपनिंग स्टॉक 3000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। इसको इसमें भी कुछ नहीं है, प्रोफार्मा लिखवाया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसी प्रोफार्मा पर रख दीजिएगा, हल हो जाएगा। मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेज ऐड हो जाएगा। ये नॉर्मल आइडल टाइम एक इसमें आएगी। नॉर्मल आइडल टाइम कहाँ जाएगा, जो अभी तक हम लोग किसी फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं। तो नॉर्मल आइडल टाइम डायरेक्ट वेजेज में से लेस हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? ए नॉर्मल आइडल टाइम डायरेक्ट वेजेज के अमाउंट से लेस हो जाएगा। जैसे आपने पहले लिखा मटेरियल कंज्यूम, लिख लिया कितना 25,000। अगला पॉइंट डायरेक्ट वेजेज कितना 30,000। अगला नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर देंगे वहीं पर कितना 2000। डायरेक्ट वेजेज में से नॉर्मल आइडल टाइम को लेस करके और तब जाकर के राइट हैंड लिखेंगे 28,000। उसके बाद आपका रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी ऐड होगा लेस होगा, ऐड होगा। इतने को ऐड करेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके बच गया वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लास्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है।